इस मूवी की स्टार्टिंग में हमें ये देखने को मिलता है कि जेल के बाहर कुछ फैमिलीज अपने लोगों का इंतजार कर रही होती है, क्योंकि इस दिन कुछ लोग जेल से रिहा होने वाले होते हैं और जेल के बाहर कुछ पुलिस वाले खड़े रहते हैं जो कि हाई कास्ट वाले लोगों को तो जाने देते हैं लेकिन लो कास्ट वाले लोगों को सेपरेट कर देते हैं। और वहां पर कुछ दूसरे एरिया के भी पुलिस वाले होते हैं जिनके पुलिस स्टेशन के कई सारे केस पेंडिंग होते हैं और फिर इन पेंडिंग केसेस को हटाने के लिए वो पुलिस वाले उस जेलर को पैसे देते हैं ताकि वो उन लो कास्ट के लोगों को ले जा सके और फिर वो उन पर वो पेंडिंग केसेस चलाकर अपना प्रमोशन करवा सके। इस तरह जेल से बाहर आने के बाद भी कुछ लोग फिर से जेल में चले जाते हैं और अगले सीन में एक लो कास्ट वाले को दिखाया जाता है जो गांव से थोड़ा दूर रहता है, जिसका एक छोटा सा परिवार होता है जिसमें राजा कन्नू, शिंगेनी और उसकी बेटी होती है जो अक्सर खेतों में चूहे पकड़ते रहते हैं क्योंकि चूहे सारी फसलों को खराब कर देते हैं। एक तरह से वो गाँव वालों की मदद करते हैं। और दोस्तों, राजा कन्नू और शिंगेनी का एक छोटा सा कच्चा मिट्टी का घर होता है जिसकी दीवारें बारिश आने पर अक्सर टूट जाती है और राजा कन्नू का ये सपना होता है कि वो एक दिन अपने परिवार के लिए पक्का घर जरूर बनाएगा। और फिर अगले सीन में गांव के प्रेसिडेंट के घर पे सांप घुस जाता है और उस सांप को भगाने के लिए राजा कन्नू वहां चला जाता है क्योंकि शिंगेनी सांप के जहर को दूर करना जानती है। वे वहां पर कुछ जड़ी बूटियों को लेकर बैठी रहती है और जब भी राजा कन्नू सांप पकड़ने जाता है तो हमेशा शिंगेनी वो जहर दूर करने की दवा राजा कन्नू को दे देती है। और फिर अगले सीन में राजा कन्नू प्रेसिडेंट के घर में उस सांप को इधर उधर ढूंढ रहा होता है और वहीं पर उस सरपंच की वाइफ की इयररिंग मिलती है जिसे राजा कन्नू प्रेसिडेंट की वाइफ को दे देता है और काफी ढूंढने के बाद फाइनली सांप मिल ही जाता है और फिर राजा कन्नू उस सांप को पकड़ लेता है। उसी बीच प्रेसिडेंट राजा कन्नू को कुछ पैसे देता है लेकिन राजा कन्नू नहीं लेता है। राजा कन्नू उस सांप को जंगल में छोड़ देता है। और फिर अगले सीन में मैंत्री नाम की एक टीचर दिखाई जाती है जो कि रोज शाम को छोटी सी बस्ती में आती है और वहां पर बच्चों के साथ बड़ों को भी पढ़ाती है और इसके साथ शिंगेनी भी बच्चों को ये सिखाती है कि जड़ी बूटियों से जहर की दवा कैसे बनाते हैं। मतलब कि शिंगेनी को इन सब के बारे में काफी कुछ पता था। और फिर देखते ही देखते शिंगेनी प्रेग्नेंट हो जाती है और ये बात सुनकर राजा कन्नू बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है, लेकिन वो ये सोच लेता है कि अगर सब कुछ ऐसा ही चलता रहा तो वो अपने परिवार के लिए कभी कुछ नहीं कर पाएगा। जिसके बाद राजा कन्नू दूसरे गांव में ईंटों का काम करने के लिए चला जाता है। और अगले सीन में मैंत्रा कुछ ऑफिसर से ये डिमांड करती है कि वो एसटी और एससी के लोगों को भी राशन कार्ड और वोटर आईडी बना कर दे, लेकिन वो ऑफिसर्स कहते हैं कि ये लोग एक जगह पर नहीं रहते, इनका राशन कार्ड कैसे बना सकते हैं। इस तरह मैंत्रा की मेहनत बेकार हो जाती है। मतलब उन लोगों को राशन कार्ड और वोटर आईडी का कुछ भी नहीं मिलता, मतलब कि उन लोगों को राशन कार्ड और वोटर का हक तक नहीं मिलता। और अगले सीन में प्रेसिडेंट के घर में चोरी हो जाती है, मतलब कि उनके घर में तिजोरी से सारा सोना गायब हो जाता है। जिसके बाद तुरंत वहां पर पुलिस आ जाती है और वो भी फॉरेंसिक टीम के साथ। और फिर इन्वेस्टिगेशन के बीच में सब इंस्पेक्टर गुरुमूर्ति प्रेसिडेंट से ये पूछते हैं कि क्या आपको किसी पे शक है या फिर 2-3 दिन में कोई आपके घर पे आया है। तभी प्रेसिडेंट की वाइफ कहती है कि राजा कन्नू नाम का कोई सांप पकड़ने वाला वहां पर आया था। और फिर कुछ दिन बीत जाने के बाद भी चोर का कोई पता नहीं चलता है। और फिर प्रेसिडेंट सब इंस्पेक्टर गुरुमूर्ति पर प्रेशर डालने लगता है, जिसके बाद सब इंस्पेक्टर गुरुमूर्ति का दिमाग खराब हो जाता है और फिर वो इस केस को लीगली सॉल्व करने की बजाय राजा कन्नू के घर पर पहुंच जाता है जहां पर शिंगेनी और उसकी बेटी होती है। राजा कन्नू तो वहां पर होता नहीं है और फिर कुछ पुलिस वाले उनके घर में तोड़फोड़ कर देते हैं और पूछते हैं कि राजा कन्नू कहाँ है। और एक पुलिस वाला तो उनके पैसे भी ले लेता है। सब इंस्पेक्टर गुरुमूर्ति शिंगेनी को बहुत बुरी तरीके से बाल पकड़कर, और वो ये भी नहीं देखता कि शिंगेनी प्रेग्नेंट है, और विदाउट लेडी ऑफिसर के वो उसे पुलिस स्टेशन ले जाता है। अगले सीन में फिल्म के हीरो सूर्या मतलब कि चंद्रू को दिखाया जाता है जो कि एक वकील होता है जो अक्सर गरीब लोगों के हक के लिए लड़ता रहता है, जिसका चंद्रू एक पैसा भी नहीं लेता। इसी तरह अगले सीन में वो उन लोगों के लिए लड़ रहा होता है जिनको बेवजह ही अरेस्ट करके उन पर झूठे केस डाल दिए जाते हैं। और फिर मिंत्रा चंद्रू के पास जाती है ताकि राजा कन्नू के केस में चंद्रू उनकी मदद कर सके। इसके बाद मिंत्रा और शिंगेनी चंद्रू के घर जाती है और वहां पर चंद्रू को सब कुछ बता देती है जो भी शिंगेनी के साथ हुआ, बिना झूठ बोले कि कैसे उसको और राजा कन्नू के भाई को, उसकी भाभी को और उसके जीजा एक और उनके रिलेटिव को बहुत बुरी तरीके से मारते हैं। और जब राजा कन्नू अपने घर आता है तो उसे प्रेसिडेंट के लोग रास्ते में पकड़कर बहुत मारते हैं और राजा कन्नू बार बार उनसे कहता है कि मैंने चोरी नहीं की, और फिर उसे जेल ले जाकर बहुत बुरी तरीके से मारते हैं। मतलब कि बहुत ही ज्यादा घिनौना और दर्द भरा टॉर्चर करते हैं ताकि वो ये मान ले कि उसी ने वो चोरी की है। इस तरह से सभी को ब्रूटली टॉर्चर किया जाता है और राजा कन्नू की बहन के तो कपड़े तक उतार दिए जाते हैं। और फिर अगले सीन में शिंगेनी को यह पता चलता है कि वो सब जेल से भाग गए, जिसके बाद शिंगेनी कई लोगों से मदद लेती है और जहां जहां पर राजा कन्नू ने काम किया था वहां पर भी उनके बारे में पूछती है कि क्या वो वहां पर आया है। और ये सब शिंगेनी चंद्रू को बता रही होती है। इसी बीच मिंत्रा चंद्रू को पुलिस की स्टेटमेंट देती है कि कैसे वो लोग जेल से भागे, कहां कहां पर रुके और क्या क्या किया, वो सब कुछ इस स्टेटमेंट में होता है। और पुलिस के पास आई विटनेस भी होते हैं। और फिर चंद्रू सोच में पड़ जाता है कि इस तरह के केस को कैसे लड़ा जाए। और काफी सोचने के
बाद चंद्रू को आइडिया आ ही जाता है और फिर वो सेंगेनी और मिंत्रा को बताता है कि हम कोर्ट में हेबियस कॉर्पस का यूज करेंगे। और अगले सीन में चंद्रू कोर्ट में पिटीशन फाइल करता है, लेकिन हेबियस कॉर्पस के ऊपर गवर्नमेंट लॉयर कहता है कि माय लॉर्ड ये सब बेवकूफी है, पिटीशन को रद्द कर दिया जाए। लेकिन चंद्रू भाई साहब कुछ ऐसे सब कुछ जज के सामने रखता है कि जिसके बाद जज चंद्रू की पिटीशन को एक्सेप्ट कर लेता है। अगले सीन में चंद्रू सेंगेनी के घर जाता है और उस पुलिस स्टेशन में भी जाता है और वहां पर जाकर वे सब कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता है और फिर उसने जितनी भी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की होती है उसे वह कोर्ट में रखता है, क्योंकि जब चंद्रू के सामने उन आई विटनेस को लाया जाता है तो वहीं पर चंद्रू को यह पता चल जाता है कि वो सब झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि चंद्रू उन विटनेस से ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा होता है जिनकी वजह से उनके झूठ सामने आ ही जाते हैं और फिर बाद में तो वो सारे आई विटनेसेस सच ही बोल देते हैं, जिसके बाद जज उन सभी झूठे विटनेसेस को जेल में डाल देती है और गुरुमूर्ति और उसकी टीम पर एक कमेटी बिठाती है और फिर गुरुमूर्ति और वो गवर्नमेंट लॉयर एक एक्सपीरियंस लॉयर राजमोहन के पास जाते हैं, जिसके बाद वो उस केस को खुद हैंडल करने के लिए कहता है। इस तरह से जब सबकी बुरी तरीके से बैंड बजना शुरू हो जाती है तो गुरुमूर्ति सेंगेनी को पुलिस स्टेशन बुलाकर उस पर 2-3 झापट मारकर यह कहता है कि तुम इस केस को वापस ले लो। लेकिन यहाँ आने से पहले सेंगेनी चंद्रू को सब कुछ बता देती है कि कैसे पुलिस ने उसकी बेटी को किडनैप करके उससे पुलिस स्टेशन आने के लिए कहा, जिसके बाद ये सब चंद्रू जज को बताता है और फिर जज डीजीपी को कॉल करता है और फिर डीजीपी गुरुमूर्ति को और फिर डीजीपी सेंगेनी को जीप में उसके घर पे छोड़ने के लिए कहता है, लेकिन सेंगेनी पुलिस जीप में नहीं बैठती है। और दोस्तों सच में ये सीन एक अलग ही फील देता है। और फिर 10 दिनों बाद कोर्ट में फिर से सुनवाई होती है, जहां पर एक बहुत बड़ा विटनेस कोर्ट में पेश होता है जो एक कॉल के बारे में बताता है, जिसके बाद चंद्रू भी कुछ नहीं कर पाता और वहीं पर राजमोहन जज से ये कहता है कि उन भागे हुए चोरों पर हेबियस कॉर्पस लगाना इट्स इलॉजिकल। चंद्रू ज्यादा कुछ ना कहकर जज से कुछ दिनों की मोहलत मांगता है ताकि वो उस कॉल की डिटेल निकलवा सके और काफी ढूंढने के बाद चंद्रू को सब कुछ पता चल ही जाता है, क्योंकि उसे करेला में एक फोन बूथ वाला आदमी मिलता है जिसे वो अपने साथ ले आता है और फिर जो कुछ भी वो फोन बूथ वाला वहां पर देखता है वो सब कुछ जज को बता देता है। और फिर चंद्रू गुरुमूर्ति और उसकी टीम को खड़ा करके उस फोन बूथ वाले से ये पूछता है कि क्या यही है वो, और फिर फोन बूथ वाला उनको पहचान जाता है। गुरुमूर्ति काफी ज्यादा डर जाता है और उसके पास कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं होता, मतलब कि वो जज को सब कुछ सच सच बता देता है। लेकिन ये केस तब भी सोल्व नहीं होता। इसके बाद चंद्रू आईजी परुमल स्वामी की हेल्प लेता है और इस केस की आगे इन्वेस्टिगेशन करने से पहले चंद्रू आईजी को राजा कन्नू के एरिया के कुछ लोगों से मिलवाता है और पुलिस उन लोगों के साथ कैसा जुल्म करती है ये सब कुछ आईजी को बताता है, जिसे सुनकर आईजी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और फिर आईजी शुरू से इस केस की इन्वेस्टिगेशन करने लग जाता है, मतलब कि उस प्रेसिडेंट के घर से। लेकिन चंद्रू को डाउट होता है कि वो लोग जेल से नहीं भागे होंगे, जरूर उन्हें किसी न किसी केस में फंसा कर दूसरे पुलिस स्टेशन में बंद कर दिया होगा। और फिर सभी पुलिस स्टेशन की फाइल्स चेक करने के बाद चंद्रू को एक फाइल मिलती है जिसे ये साफ पता चल जाता है कि राजा कन्नू मर चुका है, क्योंकि उसमें एक फोटो होती है जिसे मिंत्रा पहचान जाती है और फिर मानो सेंगेनी की तो दुनिया ही खत्म हो जाती है। और फिर अगले सीन में राजा मोहन गुरुमूर्ति और उसकी टीम से पूछता है कि सही से बताओ एक्चुअल में हुआ क्या था। तो फिर गुरुमूर्ति सब कुछ बता देता है कि कैसे बुरी तरीके से टॉर्चर करने पर राजा कन्नू वहीं पर मर जाता है। अगले सीन में राजा मोहन चंद्रू को कहता है कि तुम इस केस को वापस ले लो, हम सेंगेनी को जितने चाहे उतने पैसे दे देंगे। लेकिन चंद्रू तो चंद्रू है, वो सेंगेनी और उसके एरिया के लोगों को जस्टिस दिलाकर ही रहेगा। और फिर अगले सीन में बुच्ची बाबू और सामिया मिल जाते हैं, जिसके बाद चंद्रू उन्हें कोर्ट में पेश करता है और उनके साथ पुलिस ने जो कुछ भी किया होता है, राजा कन्नू कैसे मरा, ये सब कुछ वो जज को बता दे देते हैं। और उनके साथ पुलिस ने जो कुछ भी किया, राजा कन्नू कैसे मरा, ये सब कुछ वो जज को बता देते हैं। इसके बाद चंद्रू उस पोस्टमार्टम डॉक्टर को बुलाता है जिसने राजा कन्नू का पोस्टमार्टम किया था, जिसके बाद कई सच सामने आते हैं। और एक बड़ा सच ये भी होता है कि जब आईजी परुमल स्वामी इन्वेस्टिगेशन कर रहा होता है तो उन्हें उस प्रेसिडेंट के घर में 2 फिंगरप्रिंट मिलते हैं, एक तो राजा कन्नू का होता है और दूसरा उस चोर का। इस तरह सभी को और कोर्ट को ये पता चल जाता है कि कैसे गुरुमूर्ति ने उस चोर से रिश्वत ली और राजा कन्नू, उसके जीजू बुची बाबू और सामिया पर झूठा केस बनाया। इसके बाद गुरुमूर्ति और उसकी टीम को जेल में डाल दिया जाता है। कोर्ट सेंगेनी को कुछ पैसे पे करती है और गांव में उसके लिए एक पक्का घर भी बनवा देती है। और इसी के साथ कोर्ट वकील चंद्रू और आईजी का शुक्रिया अदा करता है कि उन्होंने कैसे उन मासूमों को इंसाफ दिलाया। और एंड में सेंगेनी भी चंद्रू को हाथ जोड़कर शुक्रिया कहती है और ये सीन ऐसा होता है जो सभी की आंखों को नम कर देता है।